अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज हमने जो तकरीबन चीज़ें डिस्कस करनी है उसको ज़रा देख लेते हैं। पहले डमी वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वन हॉट इनकोडिंग, लेबल इनकोडिंग, सही है। ये हमने आज डिस्कस करनी है और टाइम मिलता है तो नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन डिस्कस करेंगे। सही। अच्छा, तो पहले ज़रा समझते हैं कि डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखें, बल्कि डमी वेरिएबल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, लेबल इनकोडिंग को रखते हैं। पहले लेबल इनकोडिंग देखते हैं। देखें, लेट से, तो आपको मालूम है कि हमने डिफरेंट डेटा सेट्स पे काम किया हुआ है, लाइक टाइटैनिक, टिप्स, इस तरह के डेटा सेट्स पे काम किया हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, इन डेटा सेट्स को सीबॉर्न लाइब्रेरी से ही जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो क्या लिखना होगा मुझे उसके लिए, इंपोर्ट सीबॉर्न SNS, ठीक है। यहाँ से मैंने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और यहाँ पे क्या बोलूँगा आगे जाके, SNS डॉट लोड डेटा सेट, और यहाँ इसको बताऊँगा कि टिप्स का डेटा लोड करो और टिप्स में ही उसको सेव कर दो। सिमिलरली टाइटैनिक को भी लोड करो और उसको टाइटैनिक में ही सेव कर दो। सही है। चलें, अब ज़रा डेटा आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर मैं टिप्स को जाके हेड करके इसकी टॉप की रोज निकालूं तो आपको मालूम है हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद है, ये कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। सिमिलरली टाइटैनिक की भी अगर बात करें तो टाइटैनिक के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, लेकिन हमने इस पर डिस्कशन की भी है। सही है। सर्वाइव, पैसेंजर क्लास, जेंडर, एज, सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रन, ठीक है, ये सारी हमने डिस्कशन करी हुई है। खैर, अब हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लेबल इनकोडिंग क्या होती है। सही। अब लेट से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। लेट से मैंने क्या करना है, एक मॉडल ट्रेन करना है, ठीक है, और उस मॉडल ट्रेन करने के लिए मुझे ये सारे पैरामीटर्स देने। टिप को मैं बचा लूँगा, टिप को नहीं दूंगा। सही है। चूँकि मैं चाह रहा हूँ टिप को मैं क्या बनाऊँ, टारगेट बनाऊँ। टिप को टारगेट बनाऊँ मतलब वाई बनाऊँ, और मैं टोटल बिल के साथ साथ डिफरेंट वैल्यूज़ को दिखाऊंगा और बताऊंगा भाई इस पे टिप ये आई। समझ रहे। तो टिप मेरा क्या होगा, टारगेट कॉलम होगा या आउटपुट कॉलम होगा। तो मुझे क्या करना है, इसको फर्दर फिर प्रिडिक्शन करवानी है। सही है। तो अब आप लोग सोच के बताएं, टोटल बिल मेरे पास एक सही कॉलम है, एक न्यूमेरिक कॉलम है, समझ आता है, ठीक है। टिप को तो मैंने निकाल लिया, मतलब टारगेट कॉलम के तौर पे उसको मैंने निकाल दिया, ठीक है, आउटपुट कॉलम उसको कंसिडर कर लिया। लेकिन उसके आगे से लेकर यहाँ तक के जो कॉलम्स हैं, इसमें किस तरह का डेटा मौजूद है, टेक्स्ट डेटा मौजूद है, ठीक है। और मशीन लर्निंग को हम टेक्स्ट डेटा प्रोवाइड नहीं करते, हम न्यूमेरिक फॉर्म उसको कर देते हैं, मतलब न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं। सही है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि मुझे इन कॉलम्स को इनकोड करना पड़ेगा या न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो तरह के तरीके, मतलब टू वेज मौजूद हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे दो को डिस्कस करेंगे आज। पहला कौन सा है, लेबल इनकोडिंग है, और दूसरा कौन सा है, वन हॉट इनकोडिंग है। डमी वेरिएबल्स बताता हूँ क्या होता है। डमी वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास फॉर्म होते हैं, ये बताता हूँ क्या होते हैं ज़रा। फिलहाल के लिए समझें कि लेबल इनकोडिंग या वन हॉट इनकोडिंग की मदद से हम अपने टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में लेके जा सकते हैं या उसको इंपोर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर। सही है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लेट्स से स्मोकर का एक कॉलम है, ठीक है। स्मोकर के अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद होंगी,
यस और नो, दो वैल्यूज होंगी टोटल, सही है। अच्छा, लेबल इनकोडिंग में क्या होता है कि हम ना मतलब जो भी हमारी टेक्सचुअल डेटा होता है उसको कुछ फिक्स नंबर से रिप्लेस कर देते हैं। फिक्स नंबर से मुराद, लेट से हमने नो को क्या बोल दिया, जहाँ जहाँ स्मोकर के अंदर नो दिख रहा था उसको क्या बोल दिया, 0, और जहाँ जहाँ स्मोकर में हमें यस मिला हुआ उसको क्या बोल देंगे हम, 1 बोल देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें डे के हिसाब से, डे में हमारे पास शायद 4 डेज आ रहे हैं, संडे निकाल लेते हैं, 1 मिनट। टिप्स डे और डॉट यूनिक सही है। तो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, संडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पे भी इनकोडिंग करता हूँ, लेट से पहले वाले को 0 बोल दिया, फिर 1 बोल दिया, थर्सडे को 2 और फ्राइडे को 3 बोल दिया, सही है। इस तरीके से क्या हो सकता है, इनकोडिंग की जा सकती है, लेकिन एक मसला होता है, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा। देखें, अभी हम बात कर रहे हैं किस पे, लेबल इनकोडिंग और वन हॉट इनकोडिंग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या होती है। तो फिलहाल के लिए मैंने क्या बोला भाई, आपके पास जो भी टेक्सचुअल डेटा है ना उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट, कि भाई अगर उसके अंदर मतलब जो वैल्यूज मौजूद है अगर वो 2 हैं 3 हैं तो हम उसको कुछ नंबर्स असाइन कर सकते हैं, लाइक 0 1 2 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, हम उसको नंबर्स असाइन कर सकते हैं, सही है। तो अगर हम उन नंबर्स को यूज करके मॉडल को देंगे, ठीक है, तो मॉडल क्या करेगा, उनकी मदद से अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा, सही है। लेकिन एक मसला होता है, वो मसला ये होगा कि आप लोग मुझे सोच के बताएं कि ये जो डेज मौजूद है इसमें कोई सीक्वेंस मौजूद है। सीक्वेंस मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि संडे वाले को हमने क्या नंबर दे दिया, 0, ठीक है, और सैटरडे को हमने बोल दिया 1, ठीक है, इसको 2 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, 3 बोल दिया। अब ज़रा पॉइंट को समझें कि जब मॉडल की ट्रेनिंग चल रही होगी ना तो मॉडल क्या समझेगा कि जो जितना बड़ा नंबर है ना उसकी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जो जितना बड़ा नंबर है उसकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कंसिडर करेगा वो, सही है। तो वो फ्राइडे वाले जो डेटा सेट होगा ना उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा होगा, मतलब इस वाली वैल्यू को ज़्यादा फोकस कर रहा होगा और समझ रहा होगा कि इस वाली वैल्यू का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा किस पर, टिप की अमाउंट पर, ठीक है। हालांकि लाजमी नहीं है कि फ्राइडे को ही लोगों ने ज़्यादा टिप दी हो, समझ रहे बात, ये लाजमी हरगिज नहीं होगा, लेकिन नंबर ज़्यादा बड़ा होने की वजह से वो क्या समझेगा कि फ्राइडे वाले दिन को बड़ा एक नंबर हमने असाइन किया हुआ है, तो इसी वजह से उसकी टिप की अमाउंट अगर उसको ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है, तो क्या ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा होगा, इस फ्राइडे पर फोकस कर रहा होगा, ठीक है। तो होता क्या है, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, हम लेबल इनकोडिंग हो या वन हॉट इनकोडिंग हो, दोनों में हम क्या करते हैं, नंबर्स असाइन करते हैं, ठीक है, 0 1 का ही दोनों में यूज़ करते हैं। लेबल इनकोडिंग का हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ना टेक्सचुअल डेटा में कोई सीक्वेंस बन रही हो, क्या बन रही हो, कोई सीक्वेंस बन रही हो। अब लेट से आप लोगों ने इस तरह का डेटा देखा होगा, लेट से शर्ट्स की बात हो रही है या किसी भी क्लोथिंग के साइज़ की बात हो रही है, ठीक है, क्लॉथ के साइज़ की बात हो रही है। तो लेट से आपको पता चला कि भाई एक साइज़ है स्मॉल, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया मीडियम, ठीक है, फिर लार्ज हो गया, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, एक्सेल लिख देता हूँ, एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो वर्ड्स है इसमें क्या मौजूद है, हमारे पास एक सीक्वेंस मौजूद है, और इसको हमने क्या बोला था, अगर हम डेटा की टाइप्स की बात करें, हमने डिस्कस किया था ना इस चीज़ को कि हाँ, तो टाइप्स ऑफ डेटा क्या थे, कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव डेटा, और इसके अंदर कौन कौन आता है, नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या होता है, नेम्स रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है, तो आप जब भी किसी चीज़ के नेम्स को देखें आप उसको बोल सकते हैं नॉमिनल डेटा है। लेकिन ऐसा डेटा जिसमें कोई ऑर्डर मौजूद हो, ठीक है, होगा वो भी एक तरह का नेम ही, सही है, लेकिन अगर उसमें कुछ ऑर्डर मौजूद हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा, सही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी लेबल इनकोडिंग चलती है सही तरीके से, काम किस पे करती है, ऑर्डिनल डेटा पर, जिस पे कोई सीक्वेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सोच के देखें कि अगर मैं यहाँ पर आके इनको नंबर असाइन करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ इसको बोला कि जो स्मॉल है ना उसको 0, ठीक है, मीडियम वाले को क्या बोल दिया हमने 1,
और लास्ट को 2 दे दिया और एक्स्ट्रा लास्ट को क्या दे दिया 3 बोल दिया, सही है। तो ये फिर भी मीनिंगफुल है, ये फिर भी इसके लिए क्या है मीनिंगफुल है। अगर वो इनको कंपेयर करता है तो कंपेयर करते वक्त आपको मतलब वो नंबर्स को कंपेयर कर रहा होगा, वो नंबर्स को कंपेयर कर रहा होगा लाइक 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर वो लेट से अपनी मतलब जो भी वो रिग्रेशन के लिए स्टडी कर रहा है, अपने आप को ट्रेन कर रहा है, अगर वो यहाँ पे लेट से इस तरह का कुछ रिलेशन बनाता है कि भाई 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एग्जाम्पल, कुछ इसने इस तरह का रिलेशन बनाया, तो क्या है सही है गलत है? न्यूमेरिक वाइज भी सही है, नंबर वाइज भी सही है, और टेक्सचुअल डेटा के हिसाब से भी ये बिल्कुल एक तरीके से सही सीक्वेंस बन रही है या सही ऑर्डर बन रहा है, समझ रहे हैं? तो ऑर्डिनल डेटा के अंदर मतलब हाँ, ऑर्डिनल डेटा के लिए हम कौन सी इनकोडिंग को यूज़ करते हैं? लेबल इनकोडिंग का यूज़ करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आप टेक्सचुअल कॉलम देखें, आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या वो डेटा किसी सीक्वेंस में अरेंज हो सकता है, अगर हो जाएगा तो वो लेबल इनकोडिंग कहलाएगी। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा हमें? वन हॉट इनकोडिंग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और वन हॉट इनकोडिंग क्या करती है उसको देखते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई थोड़ी सी, अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे फर्दर। यहाँ तक पता है, यहाँ से क्लियर हो रहा है लेबल इनकोडिंग। अच्छा, अब लेट से कि मेरे पास ना ये स्मोकर का एक कॉलम आ रहा है और इसमें आपको मालूम है 2 ही वैल्यूज है, यस और नो करके, सही। तो जब वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म की जा रही होगी ना, तो क्या करेगा, जितनी मेरे कॉलम के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है, जितनी वैल्यूज मतलब यूनिक वैल्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, कौन कौन होगी? एक यस होगा और एक नो होगा, सिंपल 2 वैल्यूज है। तो वन हॉट इनकोडिंग में क्या होगा, आपके पास ना जितनी यूनिक वैल्यूज होंगी उतने ही कॉलम्स बन जाते हैं। वन हॉट इनकोडिंग के अंदर जितनी यूनिक वैल्यूज होंगी उतने ही आपके कॉलम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ स्मोकर का कॉलम आ रहा है ना, लेकिन बाद में क्या होगा, स्मोकर नो करके कॉलम बन जाएगा और स्मोकर यस करके कॉलम बन जाएगा। लेट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक कॉलम उसने बनाया स्मोकर नो, उसका नाम दे दिया, और एक को क्या नाम दे देगा, वो स्मोकर यस बोल देगा, सही है। अब मैं काम करता हूँ, बल्कि इसको डाउनलोड करता हूँ डेटा को जी। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, जहाँ पे स्मोकर होगा उसको यस होगा, उसको 1 कर देगा और बाकी को 0 या फॉल्स बोल देगा। एक मिनट मैं डेटा खोलता हूँ। ट्रू और फॉल्स भी आता है, और अगर आप चाहें तो उसको इंटीजर में भी लेके जा सकते हैं, टाइप चेंज करके, बिल्कुल। कौन सा डेटा था ये? टिप्स का ना, नहीं आ रहा। एक्सेल ही नहीं है, नहीं आ रहा एक्सेल। खैर देखिए, मेरे यहाँ पे एक्सेल मौजूद नहीं होना, मैं उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे समझें, लेट से मैं यहाँ से ना 2 वैल्यूज उठा लेता हूँ। टोटल बिल कितना आ रहा है? 16.99 आ रहा है। टिप कितनी आ रही है? 1.01 की वैल्यू आ रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल बिल की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे टी भी लिख देता हूँ, टोटल बिल, और यहाँ पे टिप मौजूद है, टी लिख दिया, सही है। अब लेट से कि टोटल बिल मुझे पता चला 16 उसकी वैल्यू है, टिप मिली यहाँ पे 1 की, सही है। अब लेट से ये जो डिटेल बात हो रही है, किसकी हो रही है? उस पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, सही है। तो लेट से अगर कोई स्मोकर था, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? स्मोकर नो के अंदर उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? फॉल्स, या हम 0 भी लिखवा सकते हैं, और स्मोकर यस में उसको क्या दिखा देगा? वो हमें ट्रू करके दिखा देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई की हुई है किस पर? डे पर, ठीक है। तो डे के अंदर 4 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। क्या क्या थी? सैटरडे, संडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो क्या करेगा? ये 4 कॉलम्स बना देगा, सही है। किस तरीके से? लेट से डे, सैटरडे, डे, संडे, सही है।
इसी तरीके से 2 कॉलम्स और बढ़ाएगा वो, डे थर्सडे, डे फ्राइडे, सही है। और लेट से ये जो बंदे ने टिप दी वो किस दिन आया, लेट से थर्सडे के दिन आया, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा हमें, फॉल्स दिखा रहा होगा। यहाँ पे भी क्या दिखाएगा, फॉल्स, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा देगा, ट्रू, और यहाँ पे दिखा देगा फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होती है, वन हॉट इनकोडिंग काम करती है। समझ रहे हैं बात को। लेबल इनकोडिंग सिंपल क्या करती है, जाके नंबर्स असाइन कर देगी, लेकिन लेबल इनकोडिंग कब करनी है, जब हमारे पास कोई सीक्वेंस फॉर्म हो रही हो टेक्सचुअल डेटा के अंदर। अदरवाइज क्या करेंगे, वन हॉट इनकोडिंग करके हम अपने टेक्स्ट डेटा को, ठीक है, टेक्स्ट डेटा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरह के एक मैट्रिक्स में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, वन हॉट इनकोडिंग जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपके सामने वेरिएबल्स बन रहे हैं, ये जो कॉलम्स बन रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कॉलम्स बन रहे हैं ना काफी। स्मोकर का कॉलम था, लेकिन स्मोकर से क्या बन गया, स्मोकर नो स्मोकर यस। डे का कॉलम था, डे से सैटरडे, डे से संडे, थर्सडे फ्राइडे आ गया। तो ये जो आपके पास कॉलम्स बन रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, डमी वेरिएबल्स, इनको नाम दिया जाता है। समझ रहे हैं, वन हॉट इनकोडिंग टेक्निक है। वन हॉट इनकोडिंग एक टेक्निक है या एक प्रोसेस है, जिसको आप क्या करते हैं, जिसको यूज करके अपने टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिक या नंबर फॉर्मेट में लेके चले जाते हैं। वो टेक्निक का नाम है, लेकिन उसकी वजह से जो आपका रिजल्टिंग आंसर होता है, ये जो कॉलम्स आ रहे हैं, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको डमी वेरिएबल्स बोला जाता है। समझ आ रही है बात, मतलब नहीं नहीं नहीं, अच्छा उस लिहाज से आप बात कर रहे हैं। अगर हम खुद से सेव करेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा वो, ठीक है। चलें, अब एक काम हम करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई इस तरह का डेटा मौजूद नहीं है। चलें, हम एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए खुद से एक छोटा सा डेटा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें सीक्वेंस मतलब ऑर्डिनल डेटा मौजूद हो, सही। तो लेट से क्या लिखेंगे उसके लिए, मैं पांडास को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। हाँ भाई, डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या करेंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी बना के उसकी की पास करेंगे सिंपल, और उसकी वैल्यूज़ में लिस्ट पास कर देंगे, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे हम नाम दे देते हैं साइज, की को हमने साइज बना दिया, और इसकी वैल्यूज़ में हम रख लेते हैं लेट से स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, सही है। और लेट से इसको हम सेव कर देते हैं एस वेरिएबल के अंदर, एस को प्रिंट करते हैं। तो क्या बना दिया इसने मेरे लिए, एक सिंपल सा एक सीरीज बना दी है, ठीक है। डेटा फ्रेम से हमने इसको बनाया, लेकिन बना क्या है, ये सीरीज, मतलब सिंगल कॉलम को हम सिंगल कॉलम को सीरीज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सिंस हमने इसका डेटा फ्रेम का यूज़ किया है ना, तो मे बी किसने उसकी टाइप को डेटा फ्रेम ही बना दिया हो। समझ रहे हैं, एक मिनट, अगर इसकी टाइप निकालना हम एस डॉट जी ऑब्जेक्ट होता है, मतलब डी टाइप क्या होता था, मेथड होता था, फंक्शन होता था। डी टाइप इज नॉट डिफाइंड, टाइप होता था नहीं, इसके लिए देखें टाइप तो पाइथन का फंक्शन है, ठीक है। एक इसका खुद का होता था, डी टाइप होता था शायद। खैर, क्या दिखा रहा है अभी, ये डेटा फ्रेम दिखा रहा है, पॉइंट अभी हम चलते अपने डेटा फ्रेम शो कर रही है। हालांकि इसको क्या शो करना चाहिए था, सीरीज शो करना चाहिए था। अगर मैंने यहाँ पे सीरीज लिखा होता pd डॉट सीरीज करके, तो फिर किस में ले जाता मेरे इस कॉलम को, ये सीरीज में ले जाता, ठीक है। खैर, अभी हमने से बात नहीं करनी, सिंपल के लिए क्या करते हैं, अभी हमने क्या करना है, इसको वन हॉट इनकोड लेबल इनकोडिंग करनी है इसकी। तो हम खुद से मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। खुद से मैनुअली किस तरह से करेंगे, मैं क्या बताऊंगा इसको कि एस से क्या निकालूंगा मैं, साइज का कॉलम निकाला, इंटरनेट चला गया क्या, ठीक है। एस से क्या आ गया, साइज का कॉलम आ गया। हम इसको आगे जाके बोल सकते हैं कि मैपिंग करो, ठीक है, किस लिहाज से, कि जो स्मॉल है उसको नाम दे दो, मतलब उसको नंबर दे दो 0 का, या 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मीडियम वाले को
1, लार्ज वाले को 2 और एक्स्ट्रा लार्ज वाले को 3। सही है। तो क्या करेगा वो हमारे इस तरीके से नंबर्स को मतलब टेक्सचुअल डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये एक मैनुअल टेक्निक हो सकती है। तो इमेजिन करें कि आपके पास एक डेटा फ्रेम आया, ठीक है, उस डेटा फ्रेम के अंदर लेट से आपके पास में किसी प्रोडक्ट की डिटेल मौजूद है, लेट से शर्ट्स की डिटेल्स मौजूद है, ठीक है, और शर्ट्स की प्राइस के साथ साथ आपको 2-3 वैल्यूज मतलब 2-3 कॉलम्स मिलने लेट से। एक तो शर्ट की प्राइस आ गई, एक उसका साइज आ रहा है कि भाई एक्सेल है, स्मॉल है, ठीक है, हो सकता है सिंपल एस लिखा हुआ, मीडियम के लिए एम लिखा हुआ, ठीक है, एक इस तरह का डेटा है। तो आप क्या करेंगे उसमें इस तरीके से डेटा को निकाल कर सेपरेट करके आप उसको मैनुअली भी इनकोड कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारी, ये लेबल इनकोडिंग है। और अगर आप चाह रहे हैं कि वापस अपने डेटा फ्रेम में इसको सेव करें तो क्या करना होगा, बिल्कुल इसी को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये परमानेंटली नहीं करेगा, मतलब अगर हम इतने पार्ट की बात करें तो इसने परमानेंटली काम नहीं किया। हम इसको जब असाइन करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जाके मेरा चेंज परमानेंट हो जाएगा। सही है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। अभी हम इस तरह कोई डेटा निकाल लेते हैं जिसमें इस तरह से हम मतलब अब परफॉर्म करके देख लें चीज़ों को। बाकी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, अभी देखते हैं कि हम ये वन वर्ड इनकोडिंग को किस तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो क्या करना होगा मुझे, उसके लिए मैं यहाँ पर ना पांडास का यूज़ करूँगा। ठीक है, पांडास का किस तरह से यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा pd.getDummies। सही है। गेट डमीज के बाद गेट डमीज क्या है, एक फंक्शन है हमारा जो क्या करेगा, डमीज वेरिएबल बनाएगा। ठीक है, किस तरह के वेरिएबल बनाएगा, डमीज वेरिएबल का बनाएगा, डमीज वेरिएबल बनाएगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम है ना, उस कॉलम के अंदर जो यूनिक वैल्यूज हैं उतने ही कॉलम्स बना देगा ये। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टिंग कॉलम्स होंगे उनको क्या बोला जा रहा है, डमीज वेरिएबल बोला जा रहा है, ये सिंपल डमीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा मुझे यहाँ पे, सबसे पहले तो अपना डेटा सेट पास करना होगा। तो क्या नाम है उस डेटा का, टिप्स। ठीक है, और टिप्स के बाद मैं इसको बताऊंगा कॉलम्स, इसमें से कौन कौन से कॉलम्स निकालो। हम यहाँ कॉलम्स का बता देते हैं इसको। लेट से मैं यहाँ लिखता हूँ टिप्स डॉट कॉलम्स करके, मैं यहाँ से तमाम कॉलम्स निकाल लेता हूँ। सही है। अच्छा, क्या बोल रहा है, नन ऑफ टिप्स में ही है ना ये डेटा हमारा। हाँ, टिप्स में जो है जेंडर स्मोकर डे, एक मिनट दीजिएगा। जी क्या चीज़, अच्छा आई थिंक है डबल कॉलम, डबल वो नहीं लगाना। हाँ याद है, सही है। तो डबल ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना था, मैं समझ रहा था शायद मैं डेटा फ्रेम से डेटा निकाल रहा हूँ। हालांकि हम क्या कर रहे हैं, कॉलम्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। ठीक है, डेटा से डेटा मतलब अपने वेरिएबल से डेटा नहीं निकाल लेते, हम इसको डायरेक्ट असाइन कर रहे थे। तो ज़रा अब यहाँ देखें, इसने क्या किया, सबसे पहले तो टोटल बिल कीबोर्ड साइज का तो उसने उठा के एक साइड पे कर दिया। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखें, जेंडर कितनी वैल्यूज हो सकती है टोटल, 2। तो उसने क्या किया, 2 कॉलम्स बना दिए मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, यूनिक वैल्यूज के जाकर उसने कॉलम्स को डबल कर दिया। अब समझें, अगर नॉर्मल वाले डेटा को आप कंपेयर करें इस वाले डेटा सेट के साथ, तो टॉप पे क्या दिखा रहा है भाई, इसका जेंडर फीमेल है। सही है, जबकि यहाँ क्या बता रहा है, मेल के अंदर फॉल्स बता रहा है, लेकिन फीमेल में क्या दिखा रहा है, ये ट्रू दिखा रहा है। समझ रहे बात को। अच्छा, फिर स्मोकर के अंदर भी 2 वैल्यूज थी, यस और नो वाली। तो ये बंदा बल्कि बंदी क्या है, स्मोकर नहीं है। ठीक है,
तो नो के अंदर क्या दिखाएगा, ये ट्रू दिखाएगा, ये यस दिखा देगा, और यस में क्या दिखा रहा होगा, फॉल्स। ये बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो देखिए इसने क्या किया, जिस तरह हमने बात की थी डे के लिए क्या करेगा, इस तरह के 4 कॉलम्स बना देगा। तो इसने 4 कॉलम्स बना दिए, और बाकी की जो हमारे पास मतलब न्यूमेरिक टेक्सचुअल कॉलम थे उसको भी उसने क्या किया, उन वैल्यूज़ के भी हाफ पे कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी वन हॉट इनकोडिंग कहलाती है। और आई थिंक अगर हम यहाँ पे इंटीजर की एक कमांड होती है डी टाइप, एक मिनट इंटीजर देखा था मैंने, इंटीजर इक्वल्स टू 1, एक मिनट, एक और आर्ग्यूमेंट होता है या तो इंट करके, अच्छा हाँ डी टाइप इंटीजर आ रहा है वाला। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे डी टाइप इंटीजर, तो क्या करेगा, अब ये हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में ले आएगा उनको। सही है, हालांकि ट्रू फॉल्स की तरह से न्यूमेरिक है, पाइथन समझ जाएगा उस चीज़ को कि हाँ भाई कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो उनको खुद 0 1 के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। खैर, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा डेटा अब इनकोड हो गया, और अब हम क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा उठा के अपने मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? हाँ भाई जल्दी से बताएं। ठीक है, चलें हम क्या करते हैं, ज़रा इस मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, और क्या करेंगे, कुछ मतलब टिप वाले कॉलम को निकाल लेते हैं, किसके लिए, वाई के लिए। ठीक है, आउटपुट के लिए, और बाकी डेटा को छोड़ देंगे किसके लिए, एक्स के लिए, इनपुट कॉलम्स के तौर पे। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि हमारे पास ना यहाँ पर एक और मैं चीज़ पढ़ रहा था कि अगर देखिए हम जेंडर के हिसाब से बात करें, लेट से अगर जेंडर का मैंने सिर्फ मेल का कॉलम लिखा हुआ है, अगर सिर्फ मैंने जेंडर का, असल में यहाँ पे डेटा में थोड़ी सी रिडंडेंसी आ रही है, तो उसका बताना चाह रहा हूँ। देखें, लेट से जेंडर में क्या लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, अगर जेंडर मेल कॉलम के अंदर 0 आ रहा है तो फीमेल क्या होगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। भाई देखें ना, 2 ऑप्शन है फिलहाल के लिए। अगर मैं बोलता हूँ जेंडर फीमेल नहीं है, तो आप बोलेंगे अच्छा जेंडर फीमेल नहीं तो क्या होगी, मेल होगा। सही है। सिमिलरली अगर स्मोकर के हिसाब से बात करें, अगर हम सिर्फ एक कॉलम कंसीडर कर लें, स्मोकर यस, ठीक है, या स्मोकर नो, किसी भी एक कॉलम कंसीडर कर लिया, तो अगर स्मोकर नो लेट से कंसीडर किया और उसमें हमें लिखा हुआ मिल रहा है 1, तो स्मोकर यस की ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या कंसीडर कर लेगा, वो 0। ठीक है, खुद से कंसीडर कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे डेटा में ना रिडंडेंसी मौजूद है। ठीक है, डेटा के अंदर रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा हमने बात की थी कि मशीन लर्निंग क्या करती है, मशीन लर्निंग अपने आप को ट्रेन करती है किस बिहाफ पे, एक इस तरह की सिंपल सी इक्वेशन के बिहाफ पे, y इक्वल्स टू mx प्लस b या c, ठीक है, कांस्टेंट होता है, वो इस तरीके से अपने आप के मतलब अपने आप को ट्रेन करती है, और वो ये पैरामीटर्स या वेट्स को कैलकुलेट कर रही होती है। ठीक है, अच्छा ये सिंपल है, ये क्या है, आपकी सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, 1 इनपुट पे जो काम करेगी। अगर आपके पास मल्टीपल हुई, अभी जैसे हमारे पास, हमारे केस में कितने कॉलम्स हैं, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स आ रहा है, टिप को निकाले कितने बनेंगे, तकरीबन 12 कॉलम्स बन रहे हैं। अगर हम अभी सबको कंसीडर कर लें फिलहाल के लिए, टिप को हटा दें तो 12 कॉलम्स बन रहे हैं। सही है, तो क्या करेगा, अब इसकी इक्वेशन बहुत बड़ी बनेगी, किस तरीके से होगी, कुछ इस तरह से बनेगी, y इक्वल्स टू बीटा नॉट, ठीक है, पैरामीटर 1 आ जाएगा, पैरामीटर 1 लेट से क्या है, टोटल बिल, तो यहाँ पे आ जाएगा टीवी लिख दिया मैंने उसको, टोटल बिल को, फिर क्या करेगा प्लस, फिर क्या होगा बीटा 1 सॉरी, बीटा 1 करके फिर आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आई थिंक साइज था, एस लिख दिया। इस तरीके से करते करते क्या करेगा, वो समझ रहे कितने पैरामीटर्स बनाएगा, और एंड में जाके क्या करेगा, वो हमारा एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेगा सी। सही है, अब समझे जो हमारी रिग्रेशन लाइन बनेगी ना, समझे मैंने मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर 3 डायमेंशनल डेटा है, मतलब 2 इनपुट कॉलम्स हैं, एक आउटपुट कॉलम है, तो कितना डायमेंशनल डेटा बना, 3 डायमेंशनल, तो उस पर एक प्लेन बनता है। ठीक है, जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे 3D प्लॉट के अंदर एक प्लेन बनता है। सही है, तो अगर हायर डायमेंशन के अंदर डेटा मौजूद हो तो डेफिनेटली उसको अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर सकते, 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन हो तो नहीं विजुअलाइज कर सकते, लेकिन ये तो कितने डायमेंशनल डेटा बन रहा है, ये 12 डायमेंशनल डेटा बन रहा है। ठीक है, बल्कि 12 तो सिर्फ इनपुट्स बन रहे हैं, हमारा जो एक आउटपुट कॉलम है वो भी तो कंसीडर होगा ना, तो 13 डायमेंशनल डेटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्लेन वाला ही फिनोमेना यहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन वो प्लेन जो बनाता है वो कैलकुलेशन से बनाता है ना। समझे आप लोग कि वो जो हमने लाइन बनाई थी, ये स्कैटर प्लॉट था मेरा, ठीक है, इस स्कैटर प्लॉट पे हमने क्या किया था,
एक बेस्ट फिट लाइन बनाई थी कुछ इस तरह करके, सही है। तो किस तरह बनाई थी बेस्ट फिट लाइन, असल में इसका स्लोप और सी मालूम हो गया था उसको, ठीक है। हमने इसके पीछे टेक्निक पढ़ी थी कि क्या करेगा, रैंडम लाइंस बनाएगा वो, और क्या कर रहा होगा, खुद से एरर्स को कैलकुलेट कर रहा होगा। तो उसको जो बेस्ट फिट लाइन मिलेगी वो क्या करेगा, उसको कंसीडर कर लेगा। और बेस्ट फिट लाइन किस तरह वो समझेगा कि बेस्ट फिट लाइन यही है, वो तमाम एरर्स को देख रहा होगा, जहां पर उसको मिनिमम एरर की वैल्यू मिलेगी वहीं पे क्या करेगा, उसको बेस्ट फिट लाइन मान लेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, हमें इस बेस्ट फिट लाइन का स्लोप और सी दे दिया करता था, ये हमने डिस्कस किया था, नहीं किया था। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अगर हम लिखेंगे ना उसको LR डॉट कोफिशिएंट करके, कोफिशिएंट अंडरस्कोर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें m मिल जाता था। और अगर हमने LR डॉट इंटरसेप्ट लिखा तो क्या मिल जाता था, मुझे कांस्टेंट मिल जाता था। अभी हम इसको भी देखते हैं अपने वाले डेटा पे, ठीक है। तो पॉइंट असल में समझाने का ये है कि अगर हमने बहुत रिडंडेंट कॉलम्स जो डेटा में किसी तरीके से भी मतलब पार्ट प्ले नहीं कर रहे, ठीक है, और अगर उनको हमने प्रोवाइड किया तो हो सकता है मॉडल अपनी लर्निंग को ख़राब कर ले। तो उस मॉडल लर्निंग ख़राब होने की वजह से होगा क्या कि आपकी जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इन पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। किस तरह, इमेजिन करें कि हमारे पास डेटा के अंदर ना दो कॉलम्स हैं, लेट से एक एज का कॉलम है और एक हमने बर्थ ईयर भी लिखा हुआ है या बर्थ का बताया हुआ है, ठीक है, बर्थ डेट बताई हुई है, सही है। ये लेट से कोई कॉलम है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और उसमें ये दो कॉलम्स मौजूद है, एज भी आ रही है और उसकी बर्थ डेट भी आ रही है, सही है। अब होगा क्या, इन दो कॉलम्स की वजह से मॉडल अपने आप को किस तरह से कोशिश कर रहा होगा, लेट से वो क्या करेगा, बीटा नॉट या बीटा 1 टाइम्स एज, एक पैरामीटर ये होगा उसका, मतलब इक्वेशन आपकी बड़ी बन सकती है, हम सिर्फ दो कॉलम्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। और एक दूसरा पैरामीटर क्या होगा, बीटा 2 टाइम्स बर्थ, सही है। अच्छा, इसको समझा। अब होगा क्या, अगर हमने दोनों ही सेम कॉलम्स उसको प्रोवाइड किए हुए तो क्या करेगा, वो डेफिनेटली उस कॉलम को कंसीडर करेगा नहीं करेगा अपनी लर्निंग के लिए, सबसे पहले ये वाला करेगा, ठीक है। और अपनी अपनी मतलब उस कॉलम को कंसीडर कर अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि उसको इक्वेशन में उसने इनकॉर्पोरेट किया है, उसको इक्वेशन के अंदर इस तरह की जो बड़ी सी इक्वेशन बनाई है उसमें लाजमी उसका जिक्र किया हुआ है, सही है। तो अब वो क्या कर रहा होगा, लेट से अगर हमने उसको सिर्फ एज दिया होता तो यहाँ पे क्या कर पाता, वो एक अच्छे तरीके से एक पैरामीटर रन मतलब इस B1 वाले को कैलकुलेट कर लेता। लेकिन अभी सिनेरियो में क्या करेगा, वो B1 को लेट से बोलता है 7 उसकी वैल्यू है, तो उसने 7 टाइम्स क्या कर दिया, एज कर दिया। लेकिन बर्थ वाले कॉलम की वजह से भी तो उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इस B2 को भी तो कुछ ना कुछ करके वो कंसीडर करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो B2 की वैल्यू लेट से उसने कंसीडर करी 2 टाइम्स बर्थ। तो अब समझें, ये जो एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पे शामिल हुआ है, इसकी वजह से क्या होगी, पूरे ओवरऑल मॉडल की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है, डाउन हो जाएगी, समझ रहे। तो मतलब मैं बताने क्या चाह रहा हूँ कि अगर हमने रिडंडेंट कॉलम प्रोवाइड कर दिए मॉडल को तो क्या होगा, उसकी लर्निंग इंप्रूव होने की बजाय थोड़ी सी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। और क्यों होगी, चूंकि वो क्या करेगा, मॉडल कुछ इस तरह की इक्वेशन लाजमी बनाता है, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन बनाएगा तो ही क्या कर सकेगा, वो पैरामीटर्स को, और या आप इसको वेट्स बोल लें या कोफिशिएंट्स बोल लें, इनको कैलकुलेट कर सकेगा, ठीक है। तो जो जो इनपुट देंगे हम, उन तमाम इनपुट कॉलम्स का इस तरीके से वो वेट कैलकुलेट करेगा, वेट बोल लें या कोफिशिएंट बोल लें, लाजमी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और लाजमी सी बात है, जो कॉलम्स रिपीट हुए हैं उनका इफेक्ट इक्वेशन में शामिल हो गया, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस भी क्या होगी, उसकी फिर डिक्लाइन होगी। बीटा नोट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये बोल रहे हैं ना, लेट से 4 पैरामीटर्स हैं इनपुट के अंदर, 4 कॉलम्स हैं, तो बीटा नोट होगा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तक, ये उसके कोफिशिएंट्स बन जाएंगे टाइम्स कॉलम का नाम। जैसे लेट से टोटल बिल एक कॉलम है, ठीक है, तो बीटा नोट टाइम्स टोटल बिल हो गया, एक पैरामीटर हो गया हमारा उस इक्वेशन का, ठीक है। दूसरा पैरामीटर क्या होगा, बीटा 1 टाइम्स साइज, ये उस इक्वेशन का दूसरा पार्ट हो जाएगा। बीटा असल में आपके पास स्लोप है, बीटा आपका क्या है, बिल्कुल। अब वहाँ पे सिर्फ सिंपल m इस वजह से था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही कॉलम था, y = c के अंदर हमने सिर्फ एक इनपुट कॉलम दिया था, सही है। लेकिन बस असल में अगर आप चाहें ना तो इसको m0 x1 भी बोल सकते हैं, m0 x0, m0 x1 सॉरी m0 x0, m1 x1, m2 x2 इस तरीके से। तो क्या होगा, आपका हर जो फीचर है ना उसके हिसाब से क्या हो रहा होगा, आपका स्लोप कैलकुलेट हो रहा होगा। तो बेसिकली ये स्लोप या कोफिशिएंट आप इसको बोल सकते हैं। स्लोप मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बनेगा,
ठीक है। और कोफिशिएंट क्या होता है मैथमेटिकली हम बोलते हैं, याद है ना कि अगर सिर्फ कोई नंबर है, लेट से 8 है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर यही नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ आ जाए, लाइट मैंने लिख दिया 8a, तो अब ये 8 क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा ये, ठीक है। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ ए कहलाएगा, सही है। तो कुछ भी वेरिएबल के साथ अगर नंबर आ जाएगा आपको क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वो है क्या असल में, वो है स्लोप ही, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से हमारा काम कर रहा होगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना एक आर्गुमेंट यूज़ किया, ड्रॉप फर्स्ट ट्रू, ठीक है। इसमें क्या मतलब समझें कि मेरे पास यहाँ पे जेंडर मेल आ रहा था, सही है। अगर मैं इस पार्ट को हटाऊँ ज़रा सा, तो फोकस करें कि अभी ये कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या पता चल रहा है, पहला जेंडर मेल है, फिर स्मोकर यस है, डे थर्सडे। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि क्या करो, ड्रॉप कर दो फर्स्ट वाले कॉलम्स को। ड्रॉप फर्स्ट लिखा ना, तो क्या करेगा, ये पहले वाले हर कैटेगरी के पहले वाले कॉलम को क्या करेगा, खुद से ड्रॉप कर देगा, सही है। और अब आप बोलेंगे इससे तो डेटा मतलब कॉलम मिस हो जाएगा, कॉलम की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये खुद से समझ जाएगा कि भाई जहाँ पे इसको जेंडर फीमेल के अंदर 0 मिल रहा है ना, तो खुद कंसिडर करेगा कि वहाँ पे क्या होगी, इसकी वैल्यू मेल कंसिडर कर लेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। सही है यहाँ तक जी। जी, फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे अच्छा, थर्सडे किस तरह करेगा, देखें। ये तो हम और आप सोच रहे हैं कि थर्सडे किस तरह से करेगा। अब इसका आंसर बेसिकली ये हो सकता है कि मॉडल को थर्सडे होने से कोई फ़र्क पड़ेगा, आप पहले मुझे ये बताएं, ठीक है। मॉडल को थर्सडे आए या फ्राइडे आए, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मली अगर देखें तो अगर किसी कैलकुलेट का महीने का निकाला तो उनमें देखा जाता है जो वीकेंड्स ज़्यादा सेल होती है, बिल्कुल ऐसी है। इसका इफेक्ट पड़ता है। वो थर्सडे भी हो सकता है, किसी थर्सडे में काम, किसी कंपनी में ओवरटाइम चलता तो लोग तो कोई भी वजह हो सकती है। चलें, वैसे क्वेश्चन मतलब समझ आ रहा है, लेकिन मैं इसको इस लिहाज से सोच रहा था कि मॉडल क्या करेगा, मॉडल के पास मॉडल तो चारों की ट्रेन है, मॉडल तो ऐसे ही नहीं करेगा ना, ट्रेन तो चारों पर होगा, लेकिन अब वही वाली बात है, बैक एंड पे किस तरीके से कंसीडर कर रहा है, उसको क्या पता कि थर्सडे Thursday नंबर के हिसाब से वो नंबर के हिसाब से चल रहा है। एग्जैक्टली मेरे माइंड में ये आता है, नंबर्स के हिसाब से चल रहा है। देखेगा और मंथ देखेगा, उसको ड्रू कर देगा और उधर के हिसाब से उस तरह ग्राफ ब्लॉक बना देगा। हाँ, लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लोर करके बताऊंगा फर्दर कि अभी जो हमने यहाँ से कॉलम्स को ड्रॉप किया है, वो बैक एंड पे किस तरह कंसीडर हो रहे हैं। चूँकि देखें अभी जो हमने इसको ड्रॉप कर दिया ना, हम क्या करेंगे फर्दर, इसमें से टिप वाले कॉलम को सेपरेट कर लेंगे, तो बाकी रिमेनिंग डेटा मेरा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा x बन जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, x और y में स्प्लिट करते हैं, याद होगा, फिर ट्रेंड स्प्लिट की तरफ जाते हैं। तो अब जब हमारे x के अंदर वो जो ड्रॉप्स वाले कॉलम है वो मौजूद ही नहीं है, तो बैकएंड पे किस तरह से उसको हैंडल करेगा, समझ रहे हैं। मतलब मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता पढ़ा था, तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि वो हैंडल कर लेगा, लेकिन मैं इतनी डेप्थ में नहीं कहता कि किस तरह हैंडल करेगा, तो इंशाल्लाह इसमें आपको देख के बता सकूंगा। आप एक अलग मैनुअली बनाएंगे, एक्स बनाएंगे बिल्कुल हम, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस डेटा सेट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कोई और नाम दे देते हैं, क्या बोलें, टिप्स इनकोडेड लिख देते हैं, ठीक है। टिप्स ENC करके लिख देते हैं इसका नाम, ठीक है। और आगे जाते हैं, आगे जाके हम इसको सेपरेट करते हैं। लेट्स मैंने x निकालना है, ठीक है। तो x क्या करूँगा मैं, इक्वल्स टू करके क्या लिखूँगा, टिप्स इनकोडेड। अच्छा, अब क्या क्या कंसीडर करना है भाई, मुझे कौन कौन से कॉलम कंसीडर करने हैं, देखें ज़रा, टिप्स इनकोडेड डॉट कॉलम्स। तो मेरे पास टिप के अलावा बाकी सारे कॉलम्स आएंगे, सही है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप बाकी सारे कॉलम्स को बारी बारी लिखें, यहाँ से कॉपी करके ले आएँ, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से बताएं और यहाँ से टिप को रिमूव कर दें, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपने क्या किया, x में सारी वैल्यूज़ या उन कॉलम्स को डलवा दिया, ठीक है। लेकिन एक और तरीका होता है, एफिशिएंट है काफ़ी। आप क्या करें, आप लिखें x इक्वल्स टू टिप्स इनकोडेड और यहाँ बताएं डॉट ड्रॉप कर दें सिर्फ टिप वाले कॉलम को, और एक्सिस में बता दें क्या 1। अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला कि टिप्स के
वेरिएबल से मतलब टिप्स इंकॉर्डेड वाले वेरिएबल से टिप वाले कॉलम को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, ठीक है। और एक्सिस बता दी मतलब कॉलम को ड्रॉप करो, ठीक है। तो जब टिप चला गया आपका तो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम खुद ब खुद कंसिडर हो गए, सही है। तो मर्जी आपकी किसी भी तरीके से करें। अच्छा वाई में क्या करेंगे, वाई के लिए सिंपल हम लिख देंगे टिप्स इनकोडेड और क्या बता देंगे इसको कि टिप था ना, टिप ले लेंगे, ठीक है। और एक और काम करेंगे, सिंस हमें क्या करना है 2D में लेके चलना, वरना फिर एरर देगा, याद है ना, एरर दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही डबल ब्रैकेट्स लगा दिए, एग्जीक्यूट किया। अब हमारी अब क्या हो चुकी हैं, एक्स में देखें जो जो हमें कॉलम्स चाहिए तो सारे कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं और वाई के अंदर भी हमारे आउटपुट वाला कॉलम आ चुका है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या करना है, हमने ये करना होगा, अगर आपका टेक्सचुअल डेटा आ जाए आपने उसको देखना है कि भाई लेबल इनकोडिंग चलानी है या वन वर्ड इनकोडिंग चलानी है, सही है। जो भी कोडिंग आपने यूज़ करनी है आप आइडेंटिफाई कर लेंगे उसको इजीली, और फिर आप क्या करेंगे उसको वन वर्ड या लेवल इनकोडिंग की मदद से इंपोर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, एक्स और वाई को सेपरेट करेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होगा हमें जी हम क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, क्योंकि अब डेटा हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना है ताकि मशीन लर्निंग मॉडल को हम फीड कर सकें, सही है। हाँ बिल्कुल, तो क्या करेंगे उसके लिए, अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, सही है। आगे जाते हैं और क्या बताएंगे इसको, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई। टेस्ट साइज कितना रखेंगे, 0.2 20% रख रहे हैं हम टेस्ट के लिए, रिजर्व करें डेटा को। और रैंडम स्टेट बता दें तो मतलब एक आपको क्या हो जाएगा, एक रेफरेंस बन जाएगा कि भाई जो डेटा उसने अभी उठाएगा ना वो उसको 2 के रेफरेंस से याद रख लेगा। तो अगर मुझे दोबारा से उसी डेटा को दोबारा यूज़ करना हो और सेम डेटा निकालना हो तो हम रैंडम स्टेट 2 का यूज़ करके बिल्कुल सेम डेटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेरा डेटा आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, लीनियर रिग्रेशन के लिए, ठीक है। किस तरह बनाया जाएगा उसको, सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा लीनियर रिग्रेशन को, सही है ना। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, और यहाँ पर आके मैं इसको LR का नाम दे देता हूँ, LR इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन। सिंस ये मेरी क्लास है तो क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट्स के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसको LR डॉट फिट और क्या क्या पास करेंगे भाई, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है। मॉडल फिट हो गया। अच्छा अब हम प्रिडिक्शन निकाल कर सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, हम ज़रा इसके कॉफिशिएंट चेक करते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से कॉफिशिएंट आए। तो मैंने क्या किया, मैंने LR ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। LR ऑब्जेक्ट का क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने उसी को यहाँ पर क्रिएट किया था, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते थे, और फिर मैंने इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए मैंने मॉडल को फिट करवाया, ट्रेन करवा लिया। तो मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ दोबारा से। तो मैंने LR डॉट कॉफिशिएंट लिखा, तो ज़रा देखें कितने कॉफिशिएंट्स मिल रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहे हैं, ठीक है। और हमारे कितने कॉलम्स हैं टोटल, नहीं 12 हमने 12 में से कम कर दिए थे, ये देखें ये कॉलम्स हमारे बचे थे फाइनल, ठीक है। हाँ 3 ड्रॉप किए ना, ठीक है। तो ये 8 आ रहे हैं, कितने इनको काउंट करें कितने आ रहे हैं, ये 8 कॉलम्स आ रहे हैं टोटल। तो हमें कॉफिशिएंट भी कितने देखने को मिल रहे हैं, 8 कॉफिशिएंट्स ही देखने को मिल रहे हैं। तो जो बात हमने यहाँ पे की थी कि भाई हमारे जितने इनपुट में वेरिएबल्स होंगे, जितने इनपुट कॉलम्स होंगे, उसी हिसाब से हमारे पास ये कॉफिशिएंट बन रहे होंगे, सही है। हाँ बीटा नोट, बीटा 1, बीटा 2 या कुछ भी नाम दे दें, M नोट, M1, M2, M3 इस तरह करके आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो इसने उतनी ही वैल्यूज़ कैलकुलेट करी है, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, ये वैल्यू आई होगी और टाइम्स क्या हुआ होगा आपका जी, कॉलम का नाम, पहले कॉलम का नाम क्या था, टोटल बिल, तो टाइम्स हो गया होगा ये टोटल बिल, फिर प्लस बना होगा, प्लस के बाद फिर आपके पास ये सेकंड वाला कोफिशिएंट, ठीक है, और फिर टाइम्स आई थिंक साइज था सेकंड वाला,
ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक पूरी उसने एक लॉन्ग इक्वेशन बना दी होगी, सही है। और इसके अंदर एक कांस्टेंट भी होगा। कांस्टेंट किस तरह से होगा, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एल आर डॉट इंटरसेप्ट, तो यहाँ से मुझे एक कोफिशिएंट एक कांस्टेंट पता चल जाएगा, सही है। तो इन तमाम कोफिशिएंट्स को उसने बारी बारी मल्टीप्लाई किया कॉलम्स के नाम के साथ, प्लस प्लस करते करते एंड तक पहुंचा। फिर उसने क्या किया, इस वाली वैल्यू को एंड में लगा दिया। मतलब क्या किया, उसने एक इक्वेशन बनाई है, सही है ना। एक उसने इस तरीके से क्या किया, इक्वेशन बना के रिलेशन को समझने की कोशिश की है, सही है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है ये एक हाइपर प्लेन बनेगा, ठीक है। सिंपल लाइन तो काम नहीं करेगी इतने सारे कॉलम्स पे, तो ये जो प्लेन बनेगा यहाँ पे, अब सिर्फ हम इसको माइंड में ही रख सकते हैं, अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते। लेकिन ये क्या करा होगा इसने, अब किस तरह का प्लेन बना होगा, लेकिन एक प्लेन बना होगा जिसने क्या किया, इस रिलेशन को समझ के तमाम पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया हुआ है, सही है यहाँ तक। खैर, हम अब इन तमाम वैल्यूज़ को तो यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई तुम एल आर को यूज़ करके, मतलब हम एल आर का यूज़ करके क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करवा लेंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस तरह की पूरी इक्वेशन बना भी सकते हैं, सही है। और वो हमें क्या देगी, सेम आंसर दे रही होगी। चलें अब प्रिडिक्शन करवाते हैं ज़रा। हम किस पे प्रिडिक्शन करवाएंगे हम जी, एक्स टेस्ट पे प्रिडिक्शन करवाएंगे। तो एल आर डॉट प्रिडिक्ट करके इसको बताते हैं एक्स टेस्ट, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, हमें वैल्यूज़ बता रहा है, सही है, कि भाई जो एक्स टेस्ट की जो फर्स्ट वैल्यू है उस पर कितनी टिप एक्सपेक्टेड है, $4.4 की टिप एक्सपेक्टेड है। और हम क्या करते हैं, ज़रा मैच भी कर लेते हैं किसके साथ, वाई टेस्ट के साथ। चूँकि वाई टेस्ट में मेरे पास ओरिजिनल वाला डेटा मौजूद है, तो टॉप वाली वैल्यूज़ देखते हैं हम। 5.17 ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन हमें क्या बता रहा है 4.4, तो डेफिनेटली एरर मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। और कितना एरर है उसके लिए हमने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़े हुए थे, हम उनको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से थे वो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, जी, मीन एब्सोल्यूट एरर, स्क्वायर्ड एरर, और आरएमएसई रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, और R2 स्कोर, सही है। अच्छा, किस तरह इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम sklearn जी डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास VS कोड पे नहीं आ रहा होता था, यहाँ पर आ रहा है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, सही है। और फिर क्या करेंगे, R2 स्कोर को भी यहाँ पे हम हाथ क्या कॉल करके इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, प्रिंट लेट्स से MAE लिख दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या क्या प्रोवाइड करेंगे इसको, जी जल्दी से बताएं। बिल्कुल प्रिडिक्शन, लेकिन हमने वाई प्रिडिक्शन को सेव नहीं किया, तो पहले हम वाई प्रिडिक्शन में जाके डेटा सेव कर लेते हैं, यहीं से मिलेगा ना भाई वाई प्रिडिक्शन। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ वाई प्रिडिक्शन, और आगे आते हैं। अब इसको हम वाई प्रिडिक्शन पहले बता दें या वाई टेस्ट पहले बता दें, मर्जी है, वाई प्रिडिक्शन वाई टेस्ट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मीन स्क्वायर्ड एरर, इसको MSE, ठीक है। ये हो जाएगा RMSE रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, और ये क्या है R2 स्कोर। यहाँ पे भी इसको सही कर देते हैं, R2 स्कोर, सही है। तो R2 स्कोर कितना आ रहा है, देख रहे हैं नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव में आने का मतलब क्या पढ़ा था हमने, सोचिए बताएं। फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय रिग्रेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेड बाय मीन, सही है। अब माइनस में आ रहा है, माइनस में आने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो कि आपके पास ये पूरा जो फ्रैक्शन है ना, ये किससे बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है ये फ्रैक्शन,
ठीक है। तो क्या होगा, जब माइनस होगा 1 के साथ तो आपको माइनस में आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। और हमने इस साथ क्या सिनेरियो पढ़ा था हमने ये कि अगर नेगेटिव में आंसर मिल रहा हो तो क्या हम उसको मतलब बोलेंगे, किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे जी? वर्ड से, बिल्कुल। क्या है सिनेरियो? ये वर्ड सिनेरियो है हमारा कि अगर हमारा ये R2 स्कोर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। सही है। क्यों नेगेटिव क्यों आया, समझे बात को। हमने बात की थी कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, वो लाइन कुछ इस तरह से थी, आपको याद होगा, कुछ इस तरह से लाइन थी और मीन की लाइन ये थी मेरी, ठीक है। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर अगर मीन पे ओवरलैप कर जाता, मतलब ये जो वर्टिकल मतलब ये लाइन आ रही है, अगर ये भी मीन पे ही बन जाती तो क्या हो जाता, हमारे पास एरर 0 हो जाता, ठीक है। कौन सा वाला, ऊपर वाला एरर 0 हो जाता। क्या डिस्कस किया मैं माइंड से भी निकल गया। 3 सिनेरियोज में हमने डिस्कस किए थे। इनका एरर सेम होता ना तो ओवरऑल 0 हो जाता। ओवरऑल 0 हो जाता था नहीं, अगर ओवरऑल 0 होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ऊपर नीचे अगर नहीं ना, ठीक है, ओवरलैप कर गया मतलब उनके एरर सेम है तो क्रॉस कर देंगे खत्म हो जाएगा। देखिए मान लें, लेकिन वो तो 0 कंडीशन बनेगी ना, 0 बनेगा वो। तो 0 ही बनेगा। हम नेगेटिव वाले सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं। आपने कहा ये सेक्शन जो है वो 0 है या ओवरऑल 0 देखें, है। अगर आपके पास ये 0 हुआ ना, ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, इसका मतलब क्या है कि वो मॉडल ने इतनी अच्छी लर्निंग कर ली है कि वो हर पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे R2 स्कोर क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, जो ये शो कर रहा है। सही है, सही है भाई। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं और इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि लेबल इनकोडिंग और वन वर्ड इनकोडिंग किस तरीके से काम करती है। अब जो कुछ क्वेश्चंस आए मैं उसको देख लूँगा इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फिलहाल के लिए हम पढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक्स। जो हम इनपुट में कॉलम्स देते हैं, अब किस तरह फैसला करते हैं कि कौन से कॉलम्स हमें देने चाहिए। अगर डेटा सेट बहुत लार्ज हो, कई सारे कॉलम्स, उसका कोई पैटर्न नहीं है, पैरामीटर है इसके। देखें, ये तो डिपेंड करता है ना कि आप मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं। नहीं समझे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं। अभी लेट से जैसे कुछ रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। अब जैसे नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, ठीक है, और उसके मतलब एक्सपीरियंस है नंबर ऑफ़ ईयर्स के अंदर, और आउटपुट कॉलम होगा सैलरी। ये थोड़ा सा रेलेवेंट है, सही है, समझ जाएंगे आप, हाँ भाई ये ठीक है। सिमिलरली आप ये बोल सकते हैं कि यार अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है और अगर उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो फिर वो कम तनख्वाह नहीं, मतलब कम अमाउंट नहीं बना रहा होगा, अच्छे खासे पैसे बना रहा होगा। समझ आता है कि हाँ भाई, अगेन वही ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स में जो हम सेपरेट करते हैं, और जो आउटपुट होगा आपका वो इनकम के हिसाब से होगा। लेकिन अब ऐसा डेटा जिस तरह आप बोल रहे हैं कि जिसमें बहुत सारी वैल्यू है, जैसे आपको याद होगा लास्ट क्लास में एडवर्टाइजिंग का एक डेटा मैंने दिया था, अभी हम उस पर भी काम करेंगे फर्दर। उसमें 4 कॉलम्स हैं, कौन सा था, आई थिंक सेल्स था, टीवी था, न्यूज़पेपर था और रेडियो। हाँ, रेडियो टीवी न्यूज़पेपर, 3 कॉलम्स और चौथा कॉलम सेल्स का था। अब यहाँ से समझ आ रहा है कि भाई आप किस कॉलम को आउटपुट पे रख सकते हैं। लेकिन ऐसा डेटा जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि आपने उससे करवाना क्या है, ठीक है। तो मतलब ऐसे नहीं कि समझ नहीं आता, जब आप बैठ के डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरीके से होगी। सही है, चलें। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं, इसको माइंड में रखिएगा क्या होती है, आगे जाके इंशाल्लाह इसको यूज़ करना पड़ेगा। चलें, तो क्या हुआ कि हमारे पास एक्स में देख लिया, हम इनपुट बनाते हैं, एक्स में हम क्या तैयार करते हैं, इनपुट रखते हैं, और वाई में क्या रखते हैं, टारगेट रखते हैं। अब सम टाइम मसला ये होता है हमारे डेटा के साथ कि हमारी जो वैल्यूज़ है ना एक्स वाली, वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, वेरी कर रही होती हैं। अब लेट से जैसे अगर अभी हम एक अपनी एग्जाम्पल की बात करें
टोटल बिल, अभी तो नॉर्मल एक डेटा चल रहा था हमारा, आई थिंक 10 से शायद 30 या 40 के अराउंड तक की वैल्यूज़ थी, 40 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं गई शायद, सही है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर लेट से अगर हम x को कंसिडर करें टोटल बिल और y को कंसिडर करें क्या, टिप को, टिप के अमाउंट को हम कंसिडर करें y पर, तो क्या होगा। लेट से एक नॉर्मल डेटा के हिसाब से बात करते हैं कि भाई कोई बंदा आया और किसी अच्छे रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट से आके उसने स्पेंडिंग करी 10,000 की और उसने टिप कितनी दे दी, लेट से 1,000 रुपये दे दिए, सही। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है भाई लोग लाखों रुपए खर्च कर जाते हैं, खाने पर आते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है, बड़े रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही होता है। लेट से उसने क्या कर दिया, लाख रुपए की स्पेंडिंग कर दी, सही है। लेकिन उसने जो टिप दी लेट से वो सिर्फ कितनी दी, 500 रुपये की, सही है। अच्छा, सिमिलरली नॉर्मल और डेटा चल रहा है आपके पास, 5,000 की स्पेंडिंग हुई, मतलब लोग किसी ने खर्च किए और उसने टिप दे दी, फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का डेटा चल रहा है, सही है। लेकिन जब आपके पास डेटा में काफ़ी वेरिएशंस आ रही हों, अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए की अमाउंट अचानक से आ गई, ठीक है, और ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास हम जिस भी डेटा को लेके चल रहे हैं ना उसमें इस तरह की कोई लार्ज वैल्यू हमें इनपुट में देखने को मिल जाए, ठीक है। इनपुट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इनपुट एक वैल्यू भी हो सकती है, मतलब एक कॉलम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनपुट के अंदर ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रही है तो मॉडल क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। अब कैसे होगा समझे बात को, जैसे 10,000 रुपये दें, 10,000 रुपये किसी ने आके स्पेंड किए और कितने की टिप दे रहे हैं, 1,000 रुपये की, ठीक है। तो इसके दरमियान एक वो रिलेशन समझेगा, ठीक है, ऑफकोर्स लाइन वाला रिलेशन या जो भी रिलेशन होगा उसको समझेगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अमाउंट इतनी बढ़ गई, ठीक है। अब क्या करेगा, जब ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है ना, समझे, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है एक तरीके से, क्यों, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने शुरू में एक टॉपिक पढ़ा था, क्या था वो, बाइनरी कन्वर्जन का पढ़ा था कि नंबर्स को हम, नॉर्मल नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में लेके जा सकते हैं। डेसिमल से हमारा कंप्यूटर साइंस के हिसाब से बात करें तो 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट वाला नंबर की बात नहीं हो रही, 0 से 9 तक के नंबर्स बेसिकली कंप्यूटर साइंस के हिसाब से डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर आपने उसको बाइनरी में लेके जाना हो तो जितना बड़ा नंबर होगा उतने ही ज़्यादा बाइनरी डिजिट्स बनेंगे, उतने ही ज़्यादा 0 1 बन रहे होंगे, ठीक है। तो जब उसको इतना बड़ा एक बाइनरी नंबर मिल रहा होगा तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा समझेगा, हो सकता है कि इसकी ज़्यादा हमारे डेटा के अंदर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो इस तरह के नंबर पे ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। और फिर आउटपुट रिजल्ट क्या होगा कि आउटपुट में उसकी परफॉर्मेंस हमें थोड़ी कम मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा इनपुट डेटा होता है उसको हम 2 टेक्निक से सॉल्व करते हैं। पहली टेक्निक क्या है, नॉर्मलाइजेशन, और दूसरी क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने डेटा को एक पर्टिकुलर रेंज में ले आते हैं। क्या करते हैं, डेटा को एक पर्टिकुलर रेंज में ले आते हैं। तो अभी हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जब हम डेटा पर, इनपुट वाले डेटा पर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं तो पूरा डेटा हमारा सिमट कर 0 से 1 के दरमियान आ जाता है। क्या होगा, 0 से 1 के दरमियान आ जाएगा। और ये किस तरह से होगा, एक फॉर्मूला होता है, मैनुअली भी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास इसके कुछ फंक्शंस मौजूद है तो हम उसी को यूज़ करके करेंगे। मैनुअल फॉर्मूला क्या है कि भाई x माइनस x मिनिमम, ठीक है, ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय x मैक्स। अच्छा, x यहाँ पे कोई भी कॉलम हो सकता है आपका, एज हो सकता है, टोटल बिल हो सकता है, प्राइस हो सकती है, कुछ भी, माइनस x मिनिमम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा आपके डेटा को 0 से 1 के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करने में या कन्वर्ट करने में, समझ रहे। अब समझ के देखें, लेट से एक डेटा है, एज की बात कर लेते हैं। एक एज आ गई 11, एक एज आ गई 13, एक एज आ गई 15, एक एज आ गई 25, ठीक है, एक एज आ गई लेट से 7 एंड लेट से 70 आ गई। ये कुछ एज आ गई हमारे पास, सही है। अच्छा, अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर, 11, तो ये सॉरी 7 होगी, ठीक है, और मैक्स कितनी होगी, 70। तो किस तरह से बन जाएगा, x को ऐसे ही छोड़ देते फिलहाल के लिए, यहाँ 7 आ गया और डिवाइड में यहाँ लिख रहा हूँ इसका, x मैक्स में कौन आ गया, 70 माइनस 7,
ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिर्फ इस x की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज रखनी है। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले x में कौन आएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 7, एक आंसर आ जाएगा पॉइंट के अंदर। ठीक है, अगर हम इसको करके देख लें, इस पे ही कर लेते हैं, क्या था 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 7, तो 0.06 मिल रहा है। ठीक है, तो 0 से 1 की रेंज में आ गया। अच्छा, अगला नंबर क्या होगा, लेट से 13 होगा। 13 को भी हम रखेंगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 13 कहाँ पर आएगा आपका, इस जगह आ जाएगा, ये 0.09 हो गया। अच्छा, लेट से मैं 25 रखता हूँ। ठीक है, 25 रखने में भी क्या होगा, नंबर मेरा 0 से 1 के दरमियान ही रहने वाला है। ठीक है, 0.28 हो गया। अच्छा, अगर मैं 70 रख दूँ, ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल नंबर क्या था, 70 था। इस x की जगह क्या होगा, वो 70 आएगा। बारी बारी सारे नंबर सारे होंगे, तो 70 आया। अब 70 में क्या होगा, 1 देखने को मिल रहा है। सही है, समझ रहे हैं क्यों 1 देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, तो 1 देखने को मिला। सही है, तो इस तरीके से हमारा डेटा क्या हो जाता है, 0 से 1 की रेंज में आ जाता है इनपुट डेटा। सही है, तो ये क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, और एस्केट साइकिट लेंथ की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें पहले जरा इसको जल्दी से नॉर्मल खुद मैनुअली अप्लाई करके देखते हैं। टिप्स का डेटा सेट है मेरे पास, और टिप्स के डेटा सेट में मेरे पास लेट से मैं टोटल बिल को उठाता हूँ। टोटल बिल के अंदर मैंने इस कॉलम को, सिर्फ एक कॉलम को क्या करना है, फिलहाल के लिए नॉर्मलाइज करना है। सही है, तो ज़रा बताएं क्या फॉर्मूला होगा जी। हम इसके लिए अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं वैसे, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डायरेक्ट काम करते हैं। मैंने लिखा लेट से टिप्स, क्या कॉलम निकालूंगा इसमें से मैं, टोटल बिल का। ठीक है, अच्छा फिर क्या करूँगा, माइनस टिप्स, और फिर क्या होगा दोबारा, टोटल बिल, फिर टोटल बिल आएगा, और फिर क्या फिर आएगा इसका मिनिमम। ऐसा ही है। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसको हम बंद कर देते हैं इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर आगे जाके इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड में क्या करना है मुझे, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम, ये है ना फॉर्मूला। तो मैक्स में क्या करेंगे हम, यही चीज़ दोबारा से आ जाएगी एज इट इज मैक्स के साथ। सही है, और माइनस के साथ, माइनस के बाद क्या आ जाएगा, माइनस के बाद आपका इमेज दोबारा आ जाएगा। सही है, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली आपका सिर्फ ये जगह आपकी डायनेमिक है, समझ रहे हैं, फॉर्मूले के हिसाब से आपकी ये वाली लोकेशन डायनेमिक है। यहाँ पे बारी बारी नंबर सारे होंगे, बाकी तीनों चीज़ें क्या हो गई हमारे पास, फिक्स हो गई हैं। तो कैलकुलेट करते हैं ज़रा। तो यहाँ पे अगर देखें आपको 0 से 1 के दरमियान ही नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे। सही है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, हम अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन को। अच्छा, अब ये क्या है, टेम्पोररी चेंज हुआ, ये टेम्पोररी चेंज हुआ है। अगर आपने इसको परमानेंट करें तो आप क्या करेंगे, वापसी से टोटल बिल वाले कॉलम में असाइन कर दें जी। अगर रकम बहुत बड़ी हो तो क्या 1 के ऊपर जा सकती नहीं जा सकती इस केस में, नॉर्मलाइजेशन के केस में ना नहीं जा सकती। स्टैंडर्डाइजेशन में जा सकती थी, लेकिन इसमें नहीं जाएगी। क्यों, लेट से अगर आप बोलते हैं भाई लेट से 10,000 करोड़ एक अमाउंट आ गई, आउटलायर आ गया लेट से, तो मैक्सिमम क्या बन जाएगा आपका, वही बन जाएगा, मैक्सिमम वही बन जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो फिर आपके पास जब ऊपर सबसे बड़ा नंबर वही वाला नंबर होगा जो आउटलायर आया था, तो जब वो ऊपर वाला और नीचे वाले के साथ माइनस होगा तो अगेन आपका वो मैक्सिमम बन रहा होगा। ये समझ रहे हैं बात को। और अगर सिमिलरली आप बोलेंगे बहुत छोटा नंबर आ गया, लेट से 0.00000003 आ गया, या इसको हम बोलते हैं लेट से 3 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 आ गया फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव 19 मतलब इस तरीके से, ये समझ रहे हैं इसको, बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, इंसेक्ट भी इससे बड़े साइज के होते होंगे। सही है, आई थिंक क्या कहलाते हैं वो, माइक्रोमीटर नहीं, एक होता है ना माइक्रोस्कोप होती है, उसकी मदद से देखा जाता है, तो उनके साइज माइक्रो होता है, एक्सपोनेंट नेगेटिव 6 होता है। जैसे वो छोटा नंबर आ गया तो अब क्या होगा, एक हो सकता है आउटलायर आपका, ठीक है, लेकिन क्या होगा आपका मिनिमम यही नंबर बन जाएगा, मिनिमम आपका यही नंबर बन जाएगा। और यही नॉर्मलाइजेशन टेक्निक की एक समझ लें कि ड्रॉबैक है नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का, कि अगर डेटा में आउटलायर आ गया तो उसकी वजह से सारा डेटा खराब हो जाएगा, सारा डेटा क्या हो जाएगा, खराब। समझ के देखें इस बात को
कि लेट से अगर मेरे पास मैं बात कर रहा हूँ टोटल बिल को, टोटल बिल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, टोटल बिल के अंदर लेट से एक वैल्यू आ गई ठीक है, कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई। अब ये कितने बन रहा है? आई थिंक 10 लाख नहीं, करोड़ बन रहा है शायद, 10 लाख 1 मिलियन हो गया ठीक है, 10 लाख 1 मिलियन हो गया ठीक है। अब 1 मिलियन आ गया। अब अच्छा, और बात हो रही है यूएसडी के हिसाब से ठीक, तो क्या हो गया? डेफिनेटली आउटलायर कंसिडर होगा, क्योंकि हमें मालूम हमारा डेटा चल रहा है नॉर्मली 10 से 40 के दरमियान चल रहा है, इतनी यूएसडी में चल रहा है। अगर इतना बड़ा नंबर आ जाता है तो अब क्या करेगा? समझ के देखें, हर नंबर को ये इतना छोटा बना देगा कि मतलब वो ना होने के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि मैक्स आपके पास कहाँ मौजूद है? डिनोमिनेटर में मौजूद है। और माइंड में जाना उस चीज़ को कि अगर बहुत बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आपका जो ऊपर वाला नंबर है ना, डिवाइड होने के बाद आपके पास वो छोटा दिख रहा होगा आपको। समझ रहे? तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा? मॉडल को बहुत छोटे छोटे नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन जब उसको छोटे नंबर्स प्रोवाइड करेंगे उसकी बाइनरी वैल्यू छोटी बन रही होगी। जब बाइनरी वैल्यू छोटी बन रही होगी तो वो उसको इतना ज़्यादा कंसीडर करेगा कि भाई इतना छोटा सा चेंज आने पे हमारे पास ये वैल्यू बढ़ रही है, तो उसकी लर्निंग खराब हो जाएगी। समझ रहे हैं? जो कोफिशिएंट कैलकुलेट करने वाला था वो क्या हो जाएगा? उसका वो कोफिशिएंट खराब हो जाएगा। सही है? तो इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का ये ड्रॉबैक है कि वो आउटलायर्स पर सही तरीके से काम नहीं कर सकता। ठीक है, परफॉर्मेंस खराब हो जाती है इसकी। स्टैंडर्डाइजेशन फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर होता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले बताएं, यहाँ तक क्लियर है? नॉर्मलाइजेशन सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि लेट से अगर आपने डेटा में लेट से 12 कॉलम्स हैं और उसमें से आपने 6 को नॉर्मलाइज करना है, 6 कॉलम्स को क्या करना है? नॉर्मलाइज करना है। आपके पास वो एक्चुअल फ्लोटिंग कॉलम्स हैं, फ्लोटिंग कॉलम्स या इंटीजर कॉलम्स हैं, तो क्या बारी बारी वेट को उनको हम इस तरह से नॉर्मलाइज करेंगे? नहीं, मतलब टाइम टेकिंग होगा ना ये तो काफ़ी। अच्छा, 6 कॉलम्स की बात कर रहे हैं, अगर ज़्यादा कॉलम्स हो तो क्या हम बारी बारी वेट कर उनको बारी बारी इस तरह से टेक्निक मतलब ये चीज़ लिखेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे नॉर्मलाइजेशन उस पर? नहीं, हम क्या करेंगे? इसका एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। साइकिट लेंथ के अंदर क्या मौजूद है? किस तरह का हमारे पास फंक्शनैलिटी मौजूद है जिसकी मदद से हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को बहुत इजीली नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरह से हो सकता है वो। तो क्या करूँगा मैं लिखूँगा फ्रॉम sklearn डॉट आई थिंक प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट min max स्केलर कहलाता है। क्या नाम है इसका? min max स्केलर। ये 0 से 1 के दरमियान कर देगा। जी 0 से 1 के दरमियान करेगा, ये वही नॉर्मलाइजेशन करेगा। माइनस वाला ये नहीं लेके आएगा। -1 नहीं लाएगा ये। ठीक है, -1 में से क्या माइंड में आ रहा है आपके? किस कंडीशन पे आ सकता है? माइनस का जो मैं देख रहा हूँ ना डॉक्यूमेंटेशन में, वो आता है स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर मतलब माइनस आ जाता है, ज़रूरी -1 हो लेकिन माइनस में नंबर आ जाएगा। हम मीन लेके चलते हैं और उसके अराउंड सारी वैल्यूज को करते रहते हैं। सही है, तो चलें ज़रा इस पे काम करते हैं। अच्छा, min max स्केलर हमने यहाँ पे क्या किया? इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हमने x टेस्ट y टेस्ट को सेपरेट किया हुआ है। सही है, और बल्कि एक मिनट, मैं अगर x ट्रेन को यहाँ पे चेक करूँ तो x ट्रेन के अंदर मेरे पास कॉलम आ रहे हैं कौन कौन से? टोटल बिलो साइज के कॉलम्स आ रहे हैं। तो मुझे फिलहाल क्या करना पड़ेगा? इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इन्हीं को क्या करना है? इन्हीं को नॉर्मलाइज करना है। बाकी तो नॉर्मल ही है, बाकी तो 0 बने हैं, ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इन कॉलम्स को अलग से सेपरेट करना पड़ेगा। सही, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, कहाँ से निकालें इसका डेटा? x से। एक मिनट, x में क्या क्या मौजूद था? हाँ, x में जाके हम इसको बताते हैं कि यहाँ से टोटल बिल और साइज को ले आओ। ठीक है, आ गए दोनों कॉलम्स। लेट से हम इसको नाम दे देते हैं 2 कॉल्स, इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब चलें इसको क्या करना है? इन 2 कॉलम्स को फिलहाल के लिए हम नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। सही है, और min max स्केलर हमने इंपोर्ट कर लिया है। ऑब्जेक्ट बनेगा लेकिन एक मिनट, हम ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट पहले करते हैं बाद में करते हैं? पहले होता है ना ऑब्जेक्ट, बाद में ट्रेंड टेस्ट, हाँ लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बाद में होता है, ट्रेंड टेस्ट पहले आता है। हाँ, लीनियर रिग्रेशन का बाद में बनेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, मैंने क्या देखा था, माइंड से निकल गया, शायद
पहले ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चलाते हैं या पत्नी बाद में चलाते हैं? खैर इसको फिलहाल रन करके देख लेते हैं हम, ठीक है, फिर बाद में सीक्वेंस देख लेंगे सीक्वेंस क्या होती है सही से। तो क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए मैं ना पहले ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक्स ट्रेंड एक्स टेस्ट, ठीक है, वाई ट्रेंड वाई टेस्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई, सही है। टेस्ट साइज में क्या आ जाएगा 0.2 और रैंडम स्टेट में हमने लिख दिया वाई, सही है, डेटा स्प्लिट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इस क्लास की मदद से और मैं उसको नाम दे देता हूँ लेट से मिन मैक्स स्केलर ना, MMS का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मैंने मिन मैक्स स्केलर का ये ऑब्जेक्ट बना दिया, सही है। अच्छा अब क्या करूँगा, मैं मिन मैक्स स्केलर की मदद से फिट करूँगा, फिट ट्रांसफॉर्म करूँगा एग्जैक्टली किसको, एक्स ट्रेन को, ठीक है, सिर्फ एक्स ट्रेन को करूँगा, सही है। क्योंकि समझे बात को, मैं वाई वाले जो आउटपुट है उसको मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करूँगा, उसको मैं नॉर्मलाइज नहीं करूँगा, ठीक है, ये समझिएगा। इसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इनपुट वाले कॉलम्स को क्या करना चाह रहा हूँ, नॉर्मलाइज करना चाह रहा हूँ, 0 से 1 के दरमियान लाना चाह रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ सिंपल एक्स ट्रेन प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एक मरतबा, तो अब देखिए क्या किया इसने, नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, मतलब इसने क्या किया, ये आपका एरे बना दिए, लेकिन किस तरह से डेटा ला रहा है, एक मिनट सर आपने शायद वो एरोफेरेस क्या चीज़, वो डेटा नहीं लिया, वो 2 कॉलम्स के लिए बनाया। ओहो सॉरी, आप वही पुराना वाला हाँ मैंने पुराना वाला उठा लिया, वही बोलो इतनी सारी वैल्यूज़ किस तरह से ला रही है, ठीक है। तो हमें इस 2 कॉलम्स का यूज़ करना चाहिए था, सही है। चलें तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा 2 कॉलम्स और y में क्या होगा, y में डेटा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने एक्स ट्रेन और टेस्ट में इसको स्प्लिट करवाया, ऑब्जेक्ट बनाया और अब सही से करते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखें वैल्यूज़ को क्या हुआ, 0 से लेकर, ठीक है, दोनों को देखें ज़रा 1 तक के इसने क्या कर दिया होगा, मैक्स हमारे इन वैल्यूज़ को ले आया होगा, ठीक है। 1 नहीं आया इसके अंदर, बल्कि ये रहा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये पहला वाला कॉलम है टोटल बिल का, और इसमें देखेंगे तो इसमें भी हमें यहीं पे कहीं 1 देखने को मिल जाएगा, ये आ गया 1, ठीक है। एक मरतबा ये भी 1 आ रहा है, मतलब 2 मरतबा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रिपीट हुई है। खैर क्या हुआ, इस तरीके से हमने उसको नॉर्मलाइज कर लिया, सही है। क्या करेंगे हम, इसको सेव कर देंगे कहाँ पर, एक्स ट्रेन स्केल नाम दे देंगे इसको, ठीक है। जो मैंने डेटा को नॉर्मलाइज किया है ना, इसको मैंने किसका नाम दे दिया, एक्स ट्रेन स्केल का। अच्छा एक बात समझिएगा, मैंने यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म की कमांड चलाई है, लेकिन अगर मैं नीचे जाता हूँ, मैं दोबारा से लिखता हूँ MMS डॉट ट्रांसफॉर्म की कमांड चलाऊंगा, किसके लिए, एक्स टेस्ट के लिए, समझे। हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं किसको, इनपुट डेटा को, सही है। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करें, नॉर्मलाइज किसको कर रहे हैं, सिर्फ इनपुट डेटा को, आउटपुट वाले डेटा को नहीं नॉर्मलाइज कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल यही रीज़न है क्यों इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, मतलब क्यों नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर हमने ये सोच के देखें, वाई वाले कॉलम को भी अगर हमने नॉर्मलाइज कर दिया, 0 से 1 के दरमियान ले आए, तो जब हम उसको प्रिडिक्शन करवा रहे होंगे तो हमें 0 से 1 के दरमियान वैल्यू ला के दे रहा होगा। अब उससे हम क्या इनसाइट्स निकालेंगे, अब लेट सेट टिप है, टिप अब लाजमी थोड़ी कि बंदा 0 से लेके 1 के दरमियान ही दे, हो सकता है $10 भी दे के चले जाए। तो अगर वो 0 से 1 के दरमियान अगर मुझे वैल्यू मिल रही है, तो मैं उसको फिर किस तरीके से सही से प्रेडिक्ट कर सकूंगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए उसको हमने एज इट इज छोड़ दिया है, सिर्फ हम किस पे काम कर रहे हैं, इनपुट पे काम कर रहे हैं, इनपुट वाले डेटा पे। अब समझे, इनपुट वाला डेटा भी आपके पास कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये टोटल डेटा है, ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, एक हमारा एक्स है, दूसरा क्या है, वाई। लेकिन एक्स के अंदर और वाई के अंदर दोनों क्या है, एक और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है या फर्दर एक स्प्लिट हो रहा है। कैसे, ये ट्रेन का डेटा सेट है, एक्स ट्रेन, और ये किसका है, टेस्ट का।
ये भी किसका है, ट्रेन का, और ये टेस्ट डेटा। सही है, तो इस वाली साइड को तो हमने टच ही नहीं किया बिल्कुल भी। सही है, इसको तो हमने नॉर्मलाइज किया ही नहीं। हमने फिलहाल किसको नॉर्मलाइज किया, ट्रेन वाले डेटा सेट को नॉर्मलाइज किया, और आउटपुट आपने देखा कि ट्रेन वाला डेटा सेट किस तरीके से आ रहा था, आप लोगों ने आउटपुट देख लिया। अब मैं बोल रहा हूँ मैं टेस्ट वाले को भी नॉर्मलाइज करूँगा, तो क्या है, सही है गलत है? सही है, सही है ना, बता दो। हाँ, लेकिन हमने एक साथ भी नहीं किया। अच्छा, जो अब नहीं करना था तो एक साथ ही करें। अच्छा अब बेसिकली मैं उसी पर, हाँ उसी को बताना आ रहा था कि मैंने क्या किया समझे। एक्स ट्रेन पे जब मैंने उसको स्प्लिट किया ना, मतलब ट्रांसफॉर्म किया या नॉर्मलाइज किया, तो मैंने फिट का यूज़ किया। ठीक है, अब फिट क्या करेगा, जो पैरामीटर्स है ना, सारे पैरामीटर्स वो किसके हिसाब से कंसिडर करेगा, टेस्ट ट्रेनिंग वाले डेटा के हिसाब से कंसिडर करेगा। समझे, फिट के अंदर वो क्या करेगा, पैटर्न समझ लेगा किसके, वहाँ से वो मिनिमम निकालेगा, लेकिन मिनिमम किसके हिसाब से निकालेगा, ट्रेनिंग वाले डेटा सेट के हिसाब से निकालेगा। भाई देखे ना फॉर्मूले के अंदर अभी देखा था आपने, ये मिन और मैक्स वाला एक पार्ट आ रहा है, तो मिन और मैक्स कहाँ से निकाल के लाएगा, यहाँ से निकाल के लाएगा। मैक्स और मिन आपका यहाँ से निकालेगा, यहाँ से वो समझ लेगा अच्छा भाई इस डेटा के हिसाब से ये मिन है और ये मैक्स है। ठीक है, उसने समझा भी और ट्रांसफॉर्म भी कर दिया। ठीक है, फिट का मतलब क्या होता है, यूजुअली जब हम एल आर डॉट फिट करते हैं तो क्या करते हैं, वो पैटर्न समझता है ना जाकर, तो यहाँ पे उसने क्या निकाला है, मिन और मैक्स निकाला है और फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब नॉर्मलाइज कर दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, टेस्टिंग वाले डेटा सेट पे सिर्फ क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्यों, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि भाई जो ट्रेनिंग का डेटा है ना, उसी के पैरामीटर्स को क्या करो, कंसिडर करो, मतलब उसी के मिन और मैक्स को कंसिडर करके यहाँ पर अप्लाई करो। सही है, और फिर क्या करो, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, मतलब नॉर्मलाइज कर दो, 0 से 1 के दरमियान उसको ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी कमांड चलाई और मैंने इसको बताया एक्स टेस्ट स्केल्ड का नाम दे दिया, इक्वल्स टू किया, और ये अब क्या होगा, दोनों ट्रांसफॉर्म मतलब नॉर्मलाइज हो चुके हैं। अब आपके पास फिर वही प्रोसेस रहेगा कि आप क्या करेंगे, एल आर डॉट लीनियर रिग्रेशन, देखिए नहीं रहा, अच्छा सॉरी, एल आर इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन होगा ना, लीनियर रिग्रेशन, या आपने ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, लेकिन अभी जो है ना कहानी ख़त्म हुई नहीं है, अभी समझे, मेरे पास जो इनपुट डेटा है उसमें सिर्फ मैंने 2 कॉलम्स को क्या किया है, नॉर्मलाइज किया है, बाकी को मैंने छोड़ दिया था। समझ रहे, तो अगर मैं एक काम ये करूं कि मैं यहाँ से इन 2 कॉलम्स को उठाऊं, मतलब एक्स ट्रेन को उठाऊं, मैं एक्स ट्रेन में मेरे पास ऑटोमेटिकली कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 2 कॉलम्स आ रहे हैं, मैं यहाँ से 2 कॉलम्स उठाऊं और रिमेनिंग कॉलम्स कहाँ से उठाऊं, मैं बाकी टिप्स वाले डेटा सेट से, जिसमें मुझे कहाँ गया हमारा, अच्छा उसको हमने टिप्स इनकोडिंग का नाम दिया था ना, न्यू वाले वेरिएबल को। तो बाकी के ये वाले कॉलम्स क्या करूँगा, मैं यहाँ से उठाऊंगा। अच्छा देखा, हमें साइज़ को भी करना था, ठीक है, साइज से छोटा ही है लेकिन हमें कर लेना चाहिए था। खैर क्या करूँगा, बाकी के कॉलम्स को मैं यहाँ से उठाऊंगा और इन 2 कॉलम्स को कहाँ से उठाऊंगा, अपने नॉर्मलाइज वाले डेटा सेट से, नॉर्मलाइज वाले वेरिएबल से, एक्स ट्रेन स्केल से उठाऊंगा। ठीक है, और क्या करूँगा, एक न्यू डेटा फ्रेम बना दूंगा। सही है, मैं नेक्स्ट क्लास में करके दिखा दूंगा, अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन बस पॉइंट समझ लें कि मैं यहाँ से 2 कॉलम्स उठाऊंगा ट्रेन वाले ट्रेन स्केल वाले वेरिएबल से, और बाकी कॉलम्स कहाँ से उठाऊंगा, टिप्स इनकोडिंग वाले से, और दोनों क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा या कॉन्केट कर दूंगा। ठीक है, और उससे न्यू वेरिएबल बना दूंगा, जैसे x बना देंगे वापस। हाँ वापसी से x बना दूंगा, सिंपल एग्जैक्टली, और फिर मैं उस x को यहाँ पास करूंगा, एल आर डॉट फिट करके x को पास करूंगा। नहीं समझ रहे, चले इसको फिलहाल यही रखते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करके देखेंगे। सही है, मतलब पहले स्केल करके बाद में स्प्लिट नहीं कर सकते जी, पहले स्केल करते हैं डेटा को, बाद में स्प्लिट करते हैं। पहले देखें, अगर स्प्लिट नहीं करेंगे, मैं इसको इस तरह सोच रहा था, तो आपके पास जो 0 और 1 वाली वैल्यूज ना सिंपल, वो भी आपकी ना नॉर्मलाइज होने की कोशिश करेंगे फिर, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है, उनको तो हमने जानबूझ के रखा ही किस वजह से कि वो यस और नो की फॉर्म के अंदर चल रही हूँ। समझ रहे, मतलब आप ये बोल रहे ना कि अगर हमने नॉर्मलाइज कहाँ किया, यहाँ पे किया हुआ है, तो मिन मैक्स स्केलर को हम डायरेक्टली अगर चलाते किस पर, एक्स पर, आप ये बोलते हैं टोटल एक्स पर चलाते थे, टोटल एक्स में सारे कॉलम्स मौजूद हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो कॉलम्स को हमने नॉर्मलाइज दिया था वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है। मसला ये होता, इनकोडिंग वाले जो कॉलम्स थे ना 0 1 वाले, उनको मुझे नहीं करना था,
क्यों? चूँकि वो खुद सिंपल क्या है, एक मैसेज दे रहे 0 फॉल्स 1 ट्रू। अगर वो उसमें भी बीच में आ गए तो फिर पत्नी मॉडल की लर्निंग किस तरह की हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से उसको पहले स्प्लिट किया, फिर ये मैंने नॉर्मलाइज किया इसको।